हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पीस एंड जमींदार एंड द स्टेट। लेसन 8 किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल समाज, लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट 16वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। सेकंड, छोटे खेतीहर और भूमिहर संप्रभुता दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। थर्ड, सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। फोर्थ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी इस काल में स्रोत थे। फाइव, रेत मुजारियान, खुद कास्ट, अपाही कास्ट, किसान के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। 6, मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी। 7, मौसम के 2 मुख्य चरणों के दौरान खेती की जाती थी। फर्स्ट, एक खरीफ पतझड़ में, दूसरा रबी बसंत में। 8 पॉइंट, कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जीन से कामिल सर्वोत्तम फसलें थीं। तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों में आते थे। मध्य भारत और दक्षिणी पठार की जमीन पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल चीनी के लिए महसूल था। 9, ग्रामीण समुदाय में 3 घटक थे: खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे मुकदम या मंडल कहते थे। 10वां, 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसान के रूप में करते हैं। 11, जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। कृषि समाज में महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती में काम तथा बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का काम करती थी। 13, ग्रामीण समाज में किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म का काम करते थे, मसलन बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच खेतीहर किसान दस्तकारी का काम करते थे। 14 है, समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले जंगली शब्दों का इस्तेमाल करते थे। 15, जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, इन्हें मिल्कियत कहते थे या निजी संपत्ति कहते थे। 16, मंगलकारी गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में की गई थी। 17, भू राजस्व के इंतजामात के 2 चरण थे: कर निर्धारण और वास्तविक वसूली। 18, इटली के एक मुसाफिर जोवन्नी कॉरेडी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत में होकर गुजरा था, इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। 19, छोटे गणराज्य जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। 20, आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते थे। 21, कृषक ग्रामीण समाज का एक मुख्य वर्ग था और उससे वसूले गए राजस्व पर भी पूरा प्रशासन और राजतंत्र आधारित था। 22, इस काल में जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी तथा किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि का लगातार विस्तार हुआ और सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद मिलती थी। 23, पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुजर और माली जैसे जातियां सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर उठी। 24, ग्राम पंचायत के अलावा ग्राम में हर जाति के लोग पंचायत होती थी। 25, जजमानी 18वीं सदी के
स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार लुहार, बढ़ई, सुनारों आदि को उनकी सेवा के बदले रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। 26 ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। 27 मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था, जिन पर राज्य की सैनिक व नागरिक मसलों की जिम्मेदारी थी। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। फोरेज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। परोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती की जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। थर्ड, चचर वह जमीन थी जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। फोर्थ, बंजर वह जमीन थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई है। भू राजस्व मुगल प्रशासन की आमदनी का प्रमुख स्रोत था, इसलिए पैदावार पर नियंत्रण रखने के लिए विस्तृत होते समाज में राजस्व के आंकलन और वसूली के लिए प्रशासनिक तंत्र का होना आवश्यक था। इस तंत्र में दीवान का पद महत्वपूर्ण होता था। मुगल राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख दीवान के अधीन होती थी या उनके निर्देशन में होती थी। मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है, इसका उल्लेख कीजिए। तो इसका उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती में काम करती थी महिलाएं। बुआई, निराई, कटाई के साथ पक्की फसल में दाना निकालना इनका काम था। सेकंड, महिलाओं के जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह था। थर्ड, सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का गूंथने, कपड़ों पर कढ़ाई तथा दस्तकारी जैसी काम महिलाएं ही करती थी। फोर्थ, महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। 5, महिलाओं की मृत्यु दर बहुत थी। 6, दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नेताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी। 7, परिवार और समुदाय द्वारा महिलाओं पर पुरजोर काबू रखा जाता था। 8, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों में महिलाएं न्याय और मुआवजे की उम्मीद से पंचायत को अर्जियां देती थी। 9, भूमिहर जनों में महिलाओं के पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला। उदाहरण, पंजाब में महिलाएं पुश्तैनी जमीन की विक्रेता के रूप में थी। अब सेकंड क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, मुगल राज किस प्रकार अपने नुमाइंदों जैसे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूल करने वाले, हिसाब रखने वाले आदि के ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करता था, इसकी व्याख्या कीजिए। इस तरह से आ सकता है, बहुत कम शब्दों में समझाएंगे पॉइंट के रूप में। मुगल कालीन भारत में जमींदारों की भूमिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। फर्स्ट पॉइंट, इनकी कमाई को तो कृषि से परंतु उत्पादन में सीधी हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। सेकंड, राज्य को कुछ खास किस्मों की सेवाएं देने तथा जाति की वजह से जमींदारों की हैसियत ऊंची थी। थर्ड, जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत जमीन या मिल्कियत थी। फोर्थ, राज्य की ओर से कर वसूलने तथा सैनिक संसाधनों की वजह से ये वर्ग ताकतवर थे। 5, सैनिक टुकड़ियों, किले, घुड़सवार, तोपखाना, पैदल सैनिक भी होते थे। 6, दस्तावेजों के अनुसार जमींदारों को पुख्ता करने के लिए प्रक्रिया धीमी होती थी। फर्स्ट, नई जमीन को बसाकर जंगल बरी। सेकंड, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए। थर्ड, राज्य के आदेश से। फोर्थ, जमीन खरीद कर। 7 है, राजपूत, जाट, दक्षिण पश्चिम बंगाल किसान, पशुचालक ने भी जमींदारियां स्थापित की थी। 8, जमींदार समय समय पर किसानों की सहायता भी करते थे, जैसे उन्हें खेतों में काम देना तथा काम के लिए उधार देना। 9, किसी विद्रोही में जमींदारों ने भी भाग लिया था।
आईन अकबरी, इसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट, अकबर के हुक्म पर अबुल फजर द्वारा रचित रचना थी। सेकंड, 1598 में 5 संशोधनों के बाद पूर्ण हुई। थर्ड, अकबरनामा के 3 जिल्दों में से तीसरी आईन अकबरी थी। फोर्थ, आईन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और समाज के एक राजपत्र के सूरत में संकलित किया गया है। आईन 5 भागों का संकलन। प्रथम, मुल्क आबादी, जिसमें शाही, घर, परिवार, रख रखाव। सेकंड, द्वितीय, सिपह आबादी, सैनिक और नागरिक प्रशासन आते थे। थर्ड, तृतीय, मुल्क आबादी, इसमें समाज और प्रांतों की वित्तीय पहलुओं और राजस्व के आंकड़े, सूबों की नीचे इकाइयों की विस्तृत जानकारी। फोर्थ, चौथी और पांचवी किताबों में भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिकी और सांस्कृतिक रीति रिवाज तथा अंत में अकबर के शुभ वचन लिखे हुए थे। पंचायत के मुखिया द्वारा ग्रामीण समाज का नियमन किस प्रकार किया गया, इसकी व्याख्या तो निम्न प्रकार करेंगे। फर्स्ट, बुजुर्ग लोगों का जमवारा। सेकंड, सर्वमान्य फैसला। थर्ड, पंचायत का मुखिया मुकदमा मंडल कहलाता था। फोर्थ, मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति तथा मंजूरी जमींदारों से लेनी पड़ती थी। 5, गांव में आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में मुखिया करवाता था। पंचायत का काम गांव के आम खजाने से चलता था। 7, कर अधिकारियों की खातिरदारी, प्राकृतिक आपदाओं से निपटाने के लिए सामुदायिक कार्यों के लिए खर्चा किया जाता था। पंचायत का बड़ा काम था कि गांव के सभी लोग अपनी जाति के हद में रहें। 9, शादियों में मंडल की मौजूदगी होती थी। 10, पंचायतों को अपराधी पर जुर्माना लगाने तथा समुदाय से निष्कासित करने का अधिकार था। 11, ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी ताकत पंचायत भी होती थी। मौसम के कौन कौन चक्र होते हैं? मौसम के 2 चक्रों में खेती होती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, इनकी व्याख्या करेंगे। मौसम के 2 चक्रों में खेती, एक रबी, दूसरा खरीफ। रबी की फसल बसंत में और खरीफ की फसल पतझड़ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रबी की फसल बसंत में और खरीफ की पतझड़ में। सूखे और बंजर इलाकों को छोड़कर साल में कम से कम 2 फसलें तथा कहीं कहीं 3 फसलें भी उगाई जाती थी। आइन के अनुसार आगरा में 39, दिल्ली में 43 किस्म की फसलें तथा बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा की जाती थी। खाद्य तथा जिन्स ए कामिल दोनों तरह की फसलों की पैदावार, जैसे कपास तथा गन्ना, मध्य भारत तथा दक्षिणी पठार पर कपास, बंगाल में चीनी उगाई जाती थी। दलहन तथा तिलहन की खेती भी होती थी। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में नई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची, जैसे मक्का स्पेन और अफ्रीका से तथा आलू, टमाटर, मिर्च, अनानास तथा पपीता। बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में मुगलकारी वनवासियों की जीवन शैली के विषय में व्याख्या करना। फर्स्ट है, वनवासी वनों में रहने वाले कहलाते थे। लोगों की जनसंख्या 40% थी। सेकंड, ये झारखंड, पूर्वी भारत, मध्य भारत तथा उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट में रहते थे। थर्ड, इनके लिए जंगली शब्द अर्थात जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों पर होता था प्रयोग किया जाता। फोर्थ, झूम खेती करते थे अर्थात स्थानांतरीय कृषि। 5, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहना, काम तथा खाने की तलाश में ये घूमते थे। 6, भीलों द्वारा बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे करना, गर्मियों में मछली पकड़ना, मानसून के महीने में खेती करना तथा शरद तथा जाड़ों में शिकार करना आदि काम किए जाते थे। राज्य के लिए जंग, उलटफेर वाला, बदमाशों को शरण देने वाला इलाका था। आपको पसंद आया हो तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।